हेलो एवरीवन। हम आज आपके साथ हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए। और ये टॉपिक इतना रेलेवेंट है हमारे लिए क्योंकि हमने जो अपने 2 पिछले सेशंस लिए, पहला एक जियोपॉलिटिक्स का ओवरव्यू और दूसरा हमने इंडिया के रिस्पेक्ट में जियोपॉलिटिक्स की बात की। और अभी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर जो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है जिसने सीरियसली पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, द यूएस इंटरवेंशन इन वेनेजुएला। ये कहानी है एक सुपर पावर के जबरदस्त मूव की, एक देश के टूटने की। चलिए इस पूरी घटना और इसके बैकग्राउंड को आसान भाषा में समझते हैं। 3 जनवरी 2026 सुबह जब एक देश उठता है तो पता चलता है कि उनके प्रेसिडेंट गायब है। सुनने में तो ये किसी एक्शन मूवी के जैसा लगता है, किसी हॉलीवुड स्क्रिप्ट से ही इंस्पायर्ड। वेनेजुएला की राजधानी कराकास में हुए इस ऑपरेशन को जो कोड नेम दिया गया उसी का नाम है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये अमेरिका की सबसे एलीट, सबसे खास स्पेशल फोर्सेस यानी डेल्टा फोर्स और सीआई का एक टॉप सीक्रेट ज्वाइंट मिशन। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ने ऑपरेशन शुरू करने से ठीक पहले कराकास का पूरा पावर ग्रिड और कम्युनिकेशन नेटवर्क सब कुछ बंद कर दिया और साथ ही वेनेजुएला का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसे भी जैम कर दिया। और जब तक किसी को कुछ समझ आता तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। स्पेशल फोर्सेस ने प्रेसिडेंट मदुरो और फर्स्ट लेडी सीलिया फ्लोरेस को उनके घर से कैप्चर किया और उन्हें एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से अमेरिकन वॉरशिप यूएस इवो जिमा पर ले गए और वहां से सीधा न्यूयॉर्क नार्को टेररिज्म के चार्जेस फेस करने के लिए। द टोटल मिलिट्री ऑपरेशन, द रेड इटसेल्फ वाज स्विफ्ट एंड सक्सेसफुल। जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट्स ने इसे नाम दिया हाई रिस्क डिकैपिटेशन स्ट्राइक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हेड ऑन अटैक, यानी किसी देश की लीडरशिप को ही जड़ से उखाड़ देना। ये अमेरिका का एक बिल्कुल साफ और डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन था। मिशन था वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और फर्स्ट लेडी को पकड़ना और इसमें वो कामयाब हुए। सोच के देखिए, एक देश के सिटिंग प्रेसिडेंट पर दूसरा देश नार्को टेररिज्म का केस चला रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बट द मेन क्वेश्चन इज, इतना कुछ होता रहा और वेनेजुएला की इतनी बड़ी रिसोर्सफुल सेना देखती रही, उसने कुछ नहीं किया। रूस से खरीदे हुए S-300 मिसाइल सिस्टम है उनके पास, दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम में से एक, लेकिन एक भी फायर नहीं हुआ, एक भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। उनकी सेना फ्रीज कैसे हो गई? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये क्या सिर्फ एक देश पर हमले की कहानी है या फिर ये तेल, सत्ता और एक पूरे हेमिस्फीयर के भविष्य की कहानी है? अमेरिका ने आखिर क्या किया, क्यों किया? अमेरिका को इतना बड़ा एक्सट्रीम स्टेप क्यों लेना पड़ा? इसे जानने के लिए फ्लैशबैक में जाकर वेनेजुएला की पूरी कहानी को समझना होगा। उसी के बाद हम पता कर सकेंगे कि चीजें इस स्टेज तक कैसे आईं। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये देखना होगा कि आखिर भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो कहानी शुरू होती है 1998 में ह्यूगो शावेज के साथ। वो एक फॉर्मल मिलिट्री ऑफिसर थे जो बोलिवेरियन रिवॉल्यूशन का वादा करके प्रेसिडेंट बने। ये रेवोल्यूशन कम्युनिज्म से इंस्पायर्ड था और एंटी अमेरिका था। बोलिवेरियन रिवॉल्यूशन के पीछे शावेज का जो पूरा आइडिया था वो किसी रॉबिन हुड प्लान से कम नहीं था। लाइक टेक द कंट्रीज ह्यूज ऑयल मनी and use it for social programs to help the poor. And this made him a hero. But there was a catch. A huge part of his entire ideology was standing up to the United States and actively fighting its influence in Latin America. लेकिन असली टकराव 2002 में शुरू होता है और लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी, ये तेल की लड़ाई बन गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, शावेज ने अमेरिका के दुश्मनों से दोस्ती करनी शुरू कर दी। चीन से भारी कर्ज लिया, रूस से सुखोई फाइटर जेट जैसे एयरक्राफ्ट खरीदे, हथियार खरीदे और ईरान के साथ एक स्ट्रैटेजिक नेटवर्क बनाया। तो शावेज ने एक तरह से एक एंटी अमेरिका क्लब बना दिया था। 2002 में उनके खिलाफ एक मिलिट्री कू हुआ जिसमें अमेरिका का हाथ माना जाता है। तो उन्हें लगा कि यूएस उनकी सबसे बड़ी एनिमी है। सो ही स्टार्ट्स टेकिंग ओवर की इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग मेजर अमेरिकन ऑयल कंपनीज इन 2007। उन्होंने एक्सॉन मोबिल को नेशनलाइज कर दिया, मतलब उनकी प्रॉपर्टी छीनकर सरकारी बना दी। और ये जो मूव था, राइट देयर सेट द स्टेज फॉर दिस लॉन्ग बिटर कॉन्फ्लिक्ट
with the United States. So then, when Chavez dies and his hand-picked successor, Nicolas Maduro, takes over, that is when things really started to fall apart. When Maduro came in the power, तब तक शावेज ने वेनेजुएला को बिल्कुल बदल दिया था। देखिए, पुराने वेनेजुएला में पावर बस कुछ अमीर लोगों के हाथ में थी और करप्शन बहुत ज्यादा था। शावेज ने तेल से मिले पैसों से गरीबों के लिए सोशल प्रोग्राम्स चलाए, जिसे गरीबी तो 20% तक कम हुई, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने चाइना और रशिया जैसे अमेरिका के दुश्मनों से दोस्ती की, जबकि पहले वेनेजुएला अमेरिका का एक अहम फ्रेंड था, दोस्त था, साथी था और तेल सप्लायर हुआ करता था। शावेज के बाद आए निकोलस मदुरो और उनके आते ही देश का पूरा सिस्टम कोलैप्स होने लगा। तेल की कीमतें उनके खिलाफ हो गई और मदुरो इस खेल को संभाल ही नहीं पाए। जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम गिरे, वेनेजुएला की इकोनॉमी भी क्रैश कर गई, क्योंकि वेनेजुएला की जो इकोनॉमी थी वो 90% से ज्यादा तेल पर ही डिपेंडेंट थी। And here is what that economic failure looks like in numbers. I mean, look at this. 2013 से 2019 के बीच देश की इकोनॉमी 70% से भी ज्यादा सिकुड़ चुकी थी। ये कोई छोटी मोटी मंदी नहीं थी, ये एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक फेलियर था, किसी भी देश के लिए एक महाविनाश के जैसे। देश में खाने पीने और दवाओं की बहुत कमी हो गई। थिंक अबाउट अ सिचुएशन वेयर बेसिक थिंग्स लाइक फूड एंड मेडिसिन इट बिकेम लग्जरी। महंगाई इतनी बढ़ गई कि आप सोचिए, लोग बोरियों में भरकर नोट ले जाते थे एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए। आप समझ ही सकते हैं कि किसी भी देश के लिए ये वक्त कितना बुरा हो सकता है। इसका सीधा असर वहां के लोगों पर पड़ा। करीब 80 लाख लोग देश छोड़कर चले गए। A massive exodus, that is about a quarter of the entire population fleeing their homes. It is by far the biggest migration crisis this side of the world has ever seen. और यही तबाही का कारण बना। यहाँ से वेनेजुएला के सबसे बुरे दिन शुरू हुए, सब कुछ बिगड़ना शुरू हो चुका था। This brings us to the road to intervention. अब यहाँ पर शुरुआत होती है अमेरिका के एक्शन की। सबसे पहले ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अंडर दी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी वेनेजुएला की ऑयल कंपनीज पर बहुत सख्त पाबंदियां लगा दी। फिर बाइडेन का कार्यकाल शुरू हुआ। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर मदुरो सरकार 2024 में निष्पक्ष चुनाव करवाती है तो अमेरिका तेल पर लगी कुछ सैंक्शंस में ढील दे देगा, लेकिन मदुरो ने वो वादा तोड़ दिया। उन्होंने सबसे मजबूत विपक्षी उम्मीदवार मारिया कोरेना मचारो को चुनाव लड़ने से ही बैन कर दिया। और जब ऐसा लग रहा था कि उनके जो बिगेस्ट ऑपोजिशन लीडर हैं एडमुंडो गोंजालेस वो जीतने वाले हैं, उसी समय गवर्नमेंट जस्ट केम आउट एंड अनाउंस्ड दैट मदुरो हैड वन, यानी कि इलेक्शन के नतीजों का फेरबदल कर दिया गया। For the United States and a lot of other countries, this was it. It was a clear signal that any hope of a diplomatic peaceful solution was completely gone. उन्हें समझ आ गया था कि अब बातचीत से तो बात नहीं बनने वाली है, और यहीं से कहानी में असली टर्निंग पॉइंट आता है। With the Trump administration back at the White House in 2025, the American approach to Venezuela shifted dramatically. दूसरी बार सत्ता में आई ट्रम्प सरकार ने टोटल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस की एक बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनाई। सैंक्शंस में भी जो थोड़ी बहुत ढील दी गई थी उसे न सिर्फ वापस लिया गया बल्कि और भी कड़ा कर दिया गया। In the eyes of the US, they were not dealing with a foreign government anymore. They started calling the regime a criminal syndicate, basically a narco state that was a direct threat to America through drug trafficking and by fueling that massive migration crisis. And here is exactly how the US started tightening these screws throughout 2025. It was a planned strategy. First, they revoked legal protections for Venezuelan migrants, directly linking the border crisis to the regime. They hit anyone buying Venezuelan oil with massive tariffs and launched a naval operation that was, for all intents and purposes, a blockade. Then they designated gangs linked to the government as foreign terrorist organization, यानी FTO। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। ये सिर्फ एक कानूनी दांवपेच नहीं था, ये पूरी कहानी को बदलने की एक कोशिश थी। मतलब उनका ये कहना था कि हम किसी देश पर अटैक नहीं कर रहे हैं, हम तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर रहे हैं। ये नैरेटिव का बदलना ही शायद सबसे बड़ा हथियार था, और यहीं से मिलिट्री एक्शन का
लीगल रास्ता खुल गया। पर यहाँ पर एक अहम सवाल है कि क्या मदुरो को पकड़कर अमेरिका ने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है? With Maduro gone, the single biggest question right now is who is actually in charge of Venezuela now? Because his capture did not solve the problem. It just created this massive, dangerous power vacuum. It is a seriously chaotic situation. और वेनेजुएला के संविधान का क्या? What about their constitution? क्या वहां पर कोई कानूनी तौर पर अगला हकदार नहीं है? You have got at least 4 different groups all claiming they are the legitimate leaders. There is the former vice president who says she is the constitutional successor. There is the opposition leader who almost everyone agrees actually won the 2024 election. And then you have got the powerful military head. और सेना प्रमुख किसका साथ देते हैं, सबकी नजर इस बात पर है। वो चाहें तो देश को गृहयुद्ध में भी धकेल सकते हैं या फिर अमेरिका के साथ कोई डील भी कर सकते हैं। And then there is America, right? Which has sent a focus team to basically try and run the country until a new government can somehow be formed in Venezuela. मतलब अमेरिका फोकस टीम के जरिए सीधे सीधे देश चलाएगा जब तक वहाँ पर हालत स्टेबल नहीं हो जाते हैं। मतलब एक तरह का डायरेक्ट रूल करने वाला है अमेरिका वेनेजुएला में। और हाँ, मदुरो के वफादारों का क्या? शावेज आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है और उस आंदोलन का भविष्य कट्टरपंथियों पर निर्भर करता है जो एक आर्म्ड म्यूटनी या गोरिल्ला वॉर को शुरू कर सकते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि हालत कितने ज्यादा उलझे हुए हैं। जमीन पर असली ताकत किसके हाथ में है ये अभी भी साफ नहीं है। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने वाले हैं। इन सारी घटनाओं के सेंटर में जो बात है वो क्या है? वो है ऑयल। वेनेजुएला हैज मोर ऑयल देन एनी अदर कंट्री ऑन अर्थ। मतलब वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। एट इट्स पीक अंडर शावेज इट वाज पंपिंग आउट ओवर 3 मिलियन बैरल्स अ डे। इसलिए कह सकते हैं ये हमेशा से ही तेल का खेल था। और हाँ, अमेरिकन स्ट्रेटजी के सेंटर में भी तेल ही है। यूएस रीएम्बर्समेंट डॉक्ट्रिन एनफोर्स करने वाला है। इसका मतलब है कि अमेरिकी तेल कंपनियां जैसे एक्सॉन मोबिल और कोनोको फिलिप्स वेनेजुएला वापस जाएंगी और वहां के खत्म हो चुके तेल उद्योग को फिर से खड़ा करेंगी और उससे जो पैसा आएगा उससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन के खर्च की भरपाई के लिए किया जाएगा। और साथ ही उन कंपनियों को उनकी पुरानी जब्त की गई संपत्तियों का मुआवजा भी इसी से मिलेगा। मतलब अब वेनेजुएला अपने ही तेल से अपनी ही आज़ादी की कीमत चुकाने वाला है। इन सब का ग्लोबल मार्केट पे बहुत असर पड़ने वाला है। अगर वेनेजुएला का ऑयल प्रोडक्शन फिर से शुरू हो जाता है तो जो वेनेजुएला अभी लगभग 8 लाख बैरल पर डे प्रोडक्शन कर रहा है वो दोबारा 30 लाख बैरल पर डे प्रोडक्शन करने लगेगा। तो दुनिया में तेल की सप्लाई अचानक से बढ़ जाएगी और कीमतें जो हैं वो गिर जाएंगी। ये दुनिया भर के कंज्यूमर्स के लिए तो अच्छी खबर है। इससे पेट्रोल, डीजल सब सस्ता हो जाएगा। लेकिन ये अमेरिका के अपने शेल प्रोड्यूसर्स और सऊदी अरब जैसे ओपेक देशों के लिए एक बुरी खबर होगी क्योंकि उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। सो व्हाट डिड ऑल दिस मीन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? वेल, एज यू कैन इमेजिन, दिस इंटरवेंशन सेंट एब्सोल्यूट शॉक वेव्स अक्रॉस द ग्लोब. What is the immediate outcome of Operation Absolute Resolve? For US, everything is very clear cut. Energy dominance, infrastructure control, strategic asset. But where does Venezuela go from here? Well, the most likely outcome, unfortunately, is a fragmented state. A country where the US controls the oil-rich coast. और बाकी देश में अलग अलग ग्रुप्स और गैंग्स के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं या गृह युद्ध की हालत बन जाती है। A more hopeful but less likely scenario is a peaceful, guided transition to a stable new government. And then there is the worst case scenario, a full-blown civil war that could easily spill over and destabilize the entire region. तो इसका क्या मतलब निकलता है? अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो एक तरफ तो अमेरिका ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली ये सारी चीज़ें करके अपना दबदबा बना लिया है, securing the world's largest oil reserves, kicking out rivals like Russia and China from their backyard, and stopping the flow of drugs and illegal migration. But the risks are just as massive, getting stuck in another endless
costly nation building quagmire, fighting a long term insurgency, and damaging relationships with key allies around the world. हमने जो पिछले 2 लेक्चर्स लिए थे, जो चीज़ें समझी थी कि जियोपॉलिटिकल चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे जियोपॉलिटिक्स पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करती है, अगर आप हम उसको अपने इस पूरे केस स्टडी पर इम्प्लीमेंट करने लगाएं तो क्या निकल कर आता है, ये जानेंगे इस लेक्चर के पार्ट 2 में। मगर तब तक आपके लिए एक प्रश्न है कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या आप सोच सकते हैं? Think over until we meet in the part 2 of the same lecture. Thank you very much. Good day.